मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों का लाया अविश्वास प्रस्ताव गुरुवार यानी 10 अगस्त को गिर गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंत में अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब दिया। मोदी ने 2 घंटे 12 मिनट का भाषण दिया, जिसमें वे मणिपुर पर 1 घंटे 52 मिनट बाद बोले। बड़ी बात यह है कि जब प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर बात शुरू की, उसके पहले ही विपक्ष सदन से बॉयकॉट कर चुका था। पीएम ने यह भी कहा कि यूपीए को लगता है कि देश के नाम का इस्तेमाल कर विश्वसनीयता बढ़ाई जा सकती है। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये घमंडिया गठबंधन है। इसकी बारात में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, सबको प्रधानमंत्री बनना है। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा, मैं भगवान का आशीर्वाद मानता हूं कि उन्होंने विपक्ष को सुझाया और वे इस प्रस्ताव को लेकर आए। 2018 में भी वे अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। तब मैंने कहा था कि हमारी सरकार के लिए फ्लोर टेस्ट नहीं है, उन्हीं का फ्लोर टेस्ट है। हुआ भी वही। जब मतदान हुआ तो विपक्ष के पास जितने वोट थे उतने भी जमा नहीं कर पाए थे। इतना ही नहीं, जब हम सब जनता के पास गए तो जनता ने भी पूरी ताकत के साथ इनके लिए नो कॉन्फिडेंस घोषित कर दिया। चुनाव में एनडीए को कहीं ज्यादा सीटें मिली। एक तरह से विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ होता है। एनडीए और बीजेपी 2024 के चुनाव में पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़कर जनता के आशीर्वाद से वापस आएगी। मोदी जी आगे कहते हैं, विपक्ष के प्रस्ताव पर 3 दिनों से यहाँ काफी चर्चा हुई है। अच्छा होता कि सत्र की शुरुआत के बाद से ही विपक्ष गंभीरता के साथ सदन में कार्यवाही में हिस्सा लेता। बीते दिनों इसी सदन ने और दोनों सदनों ने जन विश्वास बिल, मेडिकल बिल, डेंटल कमीशन बिल जैसे कई महत्वपूर्ण बिल यहां पारित किए। लेकिन आपके लिए राजनीति प्राथमिकता है। देश की जनता ने जिस काम के लिए उन्हें यहां भेजा है, उस जनता से भी विश्वासघात किया गया है। आप जुटे तो अविश्वास प्रस्ताव पर जुटे, कट्टर भ्रष्ट साथी की सलाह पर मजबूर होकर जुटे। इस अविश्वास प्रस्ताव पर भी आपने कैसी चर्चा की? सोशल मीडिया पर आपके दरबारी भी बहुत दुखी हैं। मजा इस डिबेट का फील्डिंग विपक्ष ने ऑर्गेनाइज की, लेकिन चौके छक्के यहीं से लगे। विपक्ष नो कॉन्फिडेंस पर नो बॉल कर रहा है और इधर से सेंचुरी हो रही है। आप तैयारी करके क्यों नहीं आते जी? हम सब ऐसे टाइम पीरियड में हैं जहां हम हो या फिर आप हो, ये टाइम पीरियड बेहद अहम है। कालखंड जो गढ़ेगा उसका प्रभाव इस देश पर आने वाले 1000 साल तक रहने वाला है। इस कालखंड में हम सबका दायित्व है, एक ही फोकस होना चाहिए कि देश का विकास, सपने पूरे करने का संकल्प सिद्ध करने के लिए जी जान से जुटना। हमने युवाओं को घोटालों से रहित सरकार दी है। दुनिया में भारत की बिगड़ी हुई साख को संभाला है। अभी भी कुछ लोग कोशिश में हैं कि साख को दाग लग जाए। विश्व का विश्वास भारत में बढ़ता चला जा रहा है। इस दौरान हमारे विपक्ष ने क्या किया? इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव की आड़ में जनता के आत्मविश्वास को तोड़ने की विफल कोशिश की है। पिछले 5 साल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। आईएमएफ लिखता है कि भारत ने अति गरीबी को करीब करीब खत्म कर दिया है। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि जल जीवन के जरिए 4 लाख लोगों की जान बच रही है। यूनिसेफ ने कहा कि स्वच्छ भारत के कारण हर साल गरीबों के 50,000 रुपए बच रहे हैं। इन उपलब्धियों पर कांग्रेस समेत विपक्ष के कुछ दलों को अविश्वास है। जो सच्चाई दुनिया दूर से देख रही है, वो यहाँ रहकर भी नहीं देख पा रहे हैं। अविश्वास और घमंड इनकी रगों में रच बस गया है। वे जनता के विश्वास को कभी नहीं देख पाते। ये जो शत्रुमुख अप्रोच है, इसके लिए देश क्या कर सकता है? जब शुभ मंगल होता है, बच्चा साफ सुथरा होता है, तो काला टीका लगा देते हैं। आज जो देश का मंगल हो रहा है, वाहवाही हो रही है। आपका धन्यवाद करता हूं कि काले टीके के रूप में काले कपड़े में सदन में आकर अपने इस मंगल को निश्चित करने का काम किया है। विपक्ष के लोगों को एक सीक्रेट वरदान मिला है। ये लोग जिसका बुरा चाहेंगे उसका भला ही होगा। मैं 3 उदाहरण से सिद्ध कर सकता हूँ। पहला, इन लोगों ने कहा था कि बैंकिंग सेक्टर डूब जाएगा, जबकि पब्लिक सेक्टर बैंक का नेट प्रॉफिट दोगुने से ज्यादा हो गया। फोन बैंकिंग घोटाले की बात की, देश को एनपीए के गंभीर संकट में डुबो दिया था। आज जो एनपीए का अंबार लगाकर गए थे, हम उससे पार निकल चुके हैं। निर्मला जी ने बताया कितना प्रॉफिट हुआ। दूसरा, डिफेंस के हेलीकॉप्टर बनाने वाली सरकारी कंपनी HAL के लिए कितनी भली बुरी बातें कही थी। HAL तबाह हो गया है, खत्म हो गया है। भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री खत्म हो गई है, लेकिन आज HAL सफलता की नई बुलंदियां छू रहा है। हाईएस्ट एवर रेवेन्यू रजिस्टर किया है। वहां के कामगारों को उकसाने की कोशिश के बावजूद HAL देश की आन बान शान बनकर उभरा है। तीसरा, LIC के लिए कहा कि डूब रही है। दरबारियों ने इतने कागज पकड़ा दिए और नेता सारे बोल लेते थे।
LIC मजबूत हो रही है, शेयर मार्केट के लिए भी गुरु मंत्र है। जिस सरकारी कंपनी को ये लोग गाली दें उस पर पैसा लगा दीजिए, अच्छा ही होगा। ये वो लोग हैं जिन्हें देश के सामर्थ्य पर विश्वास नहीं है। हमारी सरकार के अगले टर्म में यानी तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी टॉप अर्थव्यवस्था होगा। ये जिम्मेदार पक्ष ऐसे में पूछता कि मोदी जी, निर्मला जी, ये कैसे करोगे? ये मुझे भी सिखाना पड़ रहा है। यहाँ वो कुछ सुझाव दे सकते थे या कहते हम चुनाव में जनता के बीच जाकर बताएंगे कि ये तीसरे की बात करते हैं और एक हम पर लेकर आएंगे, दूसरे की बात को कैच कर लेते हैं। अपनी वैक्सीन पर भरोसा नहीं, कांग्रेस को हुर्रियत अलगाववादियों पर भरोसा था। भारत ने आतंकवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया, इन्हें भारतीय सेना नहीं दुश्मन के दाव पर भरोसा था। आज दुनिया का कोई भी भारत के लिए अपशब्द बोलता है तो तुरंत विश्वास हो जाता है, तुरंत कैच कर लेते हैं। कोरोना की महामारी आई, भारत के वैज्ञानिकों ने मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाई, उस पर भरोसा नहीं था। देश के कई हिस्सों में कांग्रेस को जीत दर्ज करने के अनेक दशक लग गए। तमिलनाडु में कांग्रेस की आखिरी बार 1962 में जीत हुई थी। 61 साल से वहां के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस नो कॉन्फिडेंस। बंगाल में 1972, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार 1985 में, त्रिपुरा में 1988 में, ओडिशा में 1995 में और नागालैंड में 1988 में आखिरी जीत मिली। दिल्ली, आंध्र प्रदेश, बंगाल में भी एक विधायक खाते में नहीं है। जनता ने कांग्रेस के प्रति लगातार नो कॉन्फिडेंस घोषित किया है। कांग्रेस वालों ने तो गांधी नाम भी चुरा लिया, वोटरों को भुलाने के लिए गांधी नाम भी हर बार वो भी चुरा लिया। चुनाव चिन्ह देखिए, 2 बैल, गाय बछड़ा, फिर हाथ का पंजा। ये सारे उनके कारनामे हैं, हर मनोवृत्ति को दिखाते हैं। सब कुछ एक परिवार के हाथों में केंद्रित हो चुका है। दरबारवाद के कारण इन्होंने कितने ही महान लोगों को तबाह कर दिया। जो दरबारी नहीं थे उनके पोर्ट्रेट तक पार्लियामेंट में लगाने से इन्हें झिझक थी। 1991 में उनके पोर्ट्रेट सेंटर हॉल में लगे, तब भाजपा समर्थित और कांग्रेसी सरकार सामने आई। नेताजी के पोर्ट्रेट 1978 में हॉल में लगे, तब जनता पार्टी की सरकार थी। शास्त्री और चरण सिंह का पोर्ट्रेट 1993 में गैर परिवार की सरकार में लगा। मोदी अगर भाषण करते वक्त बीच में पानी पिए तो देखिए, मोदी को पानी पिला दिया। अगर मैं गर्मी में कड़ी धूप में पसीना पोंछता हूँ तो कहते हैं कि मोदी को पसीना ला दिया। एक गीत की पंक्ति है, डूबने वाले को तिनके का सहारा ही बहुत, दिल बहल जाए फकत इतना इशारा ही बहुत, इतने पर भी आसमां वाला गिरा दे बिजलियां, कोई बता दे जरा ये डूबता फिर क्या करे। मैं कांग्रेस की मुसीबत समझता हूँ। बरसों से एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करते हैं, लॉन्चिंग फेल हो जाती है। लोकतंत्र में जिनका भरोसा नहीं होता है वो सुनाने के लिए तो तैयार होते हैं, लेकिन सुनने का धैर्य नहीं होता है। अब शब्द बोलो भाग जाओ, कूड़ा फेंको भाग जाओ, झूठ फैलाओ भाग जाओ। कल अमित जी ने विस्तार से मणिपुर पर बात की तो देश को भी इनके झूठ का पता चला। अविश्वास प्रस्ताव पर इन्होंने हर विषय पर बोला। हमने कहा था कि अकेले मणिपुर पर आओ, लेकिन साहस नहीं था, पेट में पाप था और ठीकरा फोड़ रहे थे हमारे सिर। सिवाय राजनीति के इन्हें कुछ करना नहीं है। मणिपुर में अदालत का एक फैसला आया, हम जानते हैं उनके पक्ष विपक्ष में जो स्थितियां बनी, हिंसा का दौर शुरू हुआ, परिवारों ने अपने स्वजन खोए, महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुए। ये अक्षम्य है। दोषियों को सजा दिलवाने के लिए केंद्र राज्य मिलकर प्रयास कर रहे हैं। मैं सभी देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो कोशिशें चल रही हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरत जरूर उगेगा। मणिपुर फिर नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। मैं मणिपुर के लोगों से कहना चाहता हूँ, बेटियों, माताओं, बहनों से कहना चाहता हूँ कि देश और सदन साथ है। हम मिलकर इस चुनौती का समाधान निकालेंगे, फिर शांति की स्थापना होगी। मणिपुर के लोगों को भरोसा दिलाता हूँ कि वो राज्य फिर विकास पर आगे बढ़े, उसमें कमी नहीं रहेगी। नॉर्थ ईस्ट हमारे जिगर का टुकड़ा है। वंदे मातरम गीत ने हिंदुस्तान के हर कोने में चेतना फैलाई। तुष्टीकरण की राजनीति के चलते वंदे मातरम गीत के टुकड़े भी कर दिए गए। ये लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग को बढ़ावा देने के लिए पहुंच जाते हैं। ये उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो कहते हैं सिलीगुड़ी के पास जो कॉरिडोर है उसे काट दें तो नॉर्थ ईस्ट अलग हो जाएगा। ये उनका समर्थन करते हैं। जो बाहर आए हैं उनसे पूछें कच्छतिवु क्या है। इतनी बड़ी बातें करते हैं। डीएमके वाले, उनकी सरकार, उनके मुख्यमंत्री चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं मोदी जी कच्छतिवु वापस ले आइए। ये किसने किया? तमिलनाडु से आगे श्रीलंका से पहले एक टापू किसने किसी दूसरे देश को दिया? कब दिया था? तब वो माँ भारती का अंग नहीं था। इसको भी आपने तोड़ा। कौन था उस समय?
श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में ये हो रहा था। कांग्रेस का इतिहास मां भारती को छिन्न भिन्न करने का रहा। मेरा नॉर्थ ईस्ट से इमोशनल अटैचमेंट है। पहली घटना 5 मार्च 1966 की है। इस दिन कांग्रेस ने मिजोरम में असहाय नागरिकों पर अपनी वायुसेना से हमला करवाया था। गंभीर विवाद हुआ। क्या किसी दूसरे देश की वायुसेना थी? क्या मिजोरम के लोग देश के नागरिक नहीं थे? निर्दोष नागरिकों पर हमला करवाया। आज भी मिजोरम में 5 मार्च को शोक मनाया जाता है। उस दर्द को भूल नहीं पा रहे हैं। इन्होंने मरहम लगाने की कोशिश नहीं की। कांग्रेस इस सच को देश से छिपाया है। अपनी ही देश के में वायुसेना हमला करवाना। कौन था उस वक्त? इंदिरा गांधी। अकाल तख्त पर हमला स्मृति में है। यहाँ हमें उपदेश दे रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में वहाँ के लोगों के विश्वास की हत्या की है। घाव हमेशा समस्या के रूप में सामने आते हैं। उन्हीं के कारनामे हैं। दूसरी घटना 1962 में रेडियो प्रसारण हुआ। आज भी शूल की तरह नॉर्थ ईस्ट को चुभ रहा है। देश पर चीन का हमला था। देशवासी रक्षा की उम्मीद कर रहे थे। लोग हाथों से लड़ाई लड़ रहे थे। दिल्ली के शासन में बैठे हुए नेहरू ने असम के लोगों के लिए जो कहा था वो आज भी असमियों के लिए नश्तर की तरह चुभता है। उन्होंने असम को उस समय भाग्य पर छोड़ दिया था। मणिपुर समस्या के पीछे सिर्फ कांग्रेस की राजनीति। मेरे मंत्रिपरिषद के मंत्री वहां 400 बार गए। मैं खुद 50 बार गया। ये साधन है, वहां के प्रति समर्पण है। कांग्रेस का हर काम राजनीति चुनाव के इर्द गिर्द रहता है। नॉर्थ ईस्ट में उनकी कोशिश रही कि जहां पर इक्का दुक्का सीटें होती हैं वो इलाके उनके लिए स्वीकार्य नहीं थे। वहां के लिए सौतेला व्यवहार कांग्रेस के डीएनए में है। मैं पिछले 9 साल से प्रयास में रहता हूं कि हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट हमारे जिगर का टुकड़ा है। आज मणिपुर की समस्याओं को ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे बीते कुछ समय में भी वहां पर ये हालात पैदा हुए। नॉर्थ ईस्ट की समस्याओं की एकमात्र जननी कांग्रेस है। वहां के लोग इसके जिम्मेदार नहीं हैं। कांग्रेस की राजनीति जिम्मेदार है। 2028 में तैयारी करके आए। मेरे किसी भाषण को उन्होंने होने नहीं दिया। मैं झेल लेता हूँ। वो थक जाते हैं। एक बात पर उनकी तारीफ करता हूं। मैं 2018 में उन्हें काम दिया था कि 2023 में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आना और उन्होंने मेरी बात मानी। दुख इस बात का है कि 5 साल मिले। थोड़ा अच्छा करते, अच्छे ढंग से करते, लेकिन देश को निराश किया। कोई बात नहीं, 2028 में मैं फिर मौका दूंगा। आग्रह है 2028 में जब आप आएँ तो थोड़ी तैयारी करके आइएगा। मुझे मुद्दे ढूंढ कर आइएगा। देश की जनता को इतना तो भरोसा हो जाए कि आप विपक्ष के काबिल हो। राजनीति के लिए मणिपुर का दुरुपयोग ना करें। 2047 में हिंदुस्तान विकसित भारत होगा। ये देशवासियों के परिश्रम, विश्वास, संकल्प, सामूहिक शक्ति, अखंड एक राष्ट्र विचार से होगा। ये मेरा विश्वास है। हो सकता है जो बोला जाता है वो रिकॉर्ड के लिए तो शब्द चले आएंगे। इतिहास हमारे कर्मों को देखने वाला है। मैंने संयम रखकर उनके हर अपशब्द को हंसते हुए सुना। 140 करोड़ देशवासियों को सपनों को अपनी आंखों के सामने रखकर चल रहा हूँ। सदन के साथियों से निवेदन है, देश में मणिपुर से भी गंभीर समस्याएं आईं, लेकिन मिलकर रास्ते निकालें, मिलकर चलें, मणिपुर को भरोसा देकर चलें। राजनीति के लिए मणिपुर का दुरुपयोग ना करें। दर्द की दवा बनकर काम करें। हमारी तरफ से तो समृद्ध चर्चा हुई। ये प्रस्ताव देश को विश्वासघात प्रस्ताव है। ये वो बातें थीं जो मोदी जी ने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान अपने भाषण में कहीं। मोदी जी की बातों पर आपकी क्या राय है? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।